नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आजकल पिछले 2-3 दिनों से पूरे देश भर में राजनीति के क्षेत्र में एक ही नाम छाया हुआ है और वो नाम है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल को 6 महीने के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन वो जमानत ऐसी है जिसमें वो सिर्फ नाम के सीएम रहेंगे। लिहाजा उन्होंने 15 सितंबर यानी कि कल रविवार के दिन अपने कार्यकर्ताओं के सामने अपना त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, माफ कीजिएगा, और ये कहा कि 17 तारीख को वो त्याग पत्र देंगे। 17 तारीख यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। आप एक चीज बड़े यहां गौर करने की है, 17 सितंबर, ये अच्छी तरह से उन्हें मालूम था अरविंद केजरीवाल को 17 सितंबर का दिन समाचार पत्रों से लेकर के टीवी चैनलों तक, यूट्यूबर्स तक, चारों तरफ अगर टीआरपी मिलेगी तो वो नरेंद्र मोदी से मिलेगी। उनका जन्मदिन है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाएंगे। बनारस में भी मनाया जा रहा है। 75 किलो का लड्डू का केक बन रहा है, जिसको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको काटेंगे। खैर, सुर्खियों में बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने एक चाल चली और वो इस्तीफा देने का दिन चुना 17 सितंबर। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो हमेशा आत्मकेंद्रित अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं किसी भी रूप में। अब आपको बतावें, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उनके राजनीतिक जीवन पर बात करेंगे। एक आईआईटीएन जो कि खड़गपुर आईआईटी से का स्नातक है, वो आईआरएस भी हैं, आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में आयुक्त रहे वो 2016 तक। इस बीच 2012 में उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया अपना। उसके पहले वो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। 2013-12 में उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया और उस दौरान आप सबको पता है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में क्या कुछ हुआ। बाकायदे गांधीयन विचारधारा को मानने वाले अन्ना हजारे, जिन्हें कि मौजूदा समय में छोटा गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने अन्ना हजारे के विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से अजीत डोभाल की मदद से वो आंदोलन चलाया करप्शन के खिलाफ, और उसमें सबसे बड़ी चीज मांग थी लोकपाल बिल। अब उस दौरान बड़ा लंबा ये आंदोलन चला। आंदोलन के बाद शायद अजीत डोभाल और अन्ना हजारे को भी ये पता नहीं था कि इस आंदोलन को एक राजनीतिक मोड़ दिया जाएगा, जबकि अन्ना हजारे ने कहा था कि यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आंदोलन था। लेकिन कुछ दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। भ्रष्टाचार की मुखालफत उनका
मुख्य लक्ष्य था, मेन एजेंडा था। इस दौरान उनसे बहुत देश की मानी जानी कई एनजीओज उनके समर्थन में आए। बड़े बड़े लोग आए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रखर समाजवादी प्रोफेसर आनंद कुमार विश्वास, ऐसे जाने कितने नाम हैं, लंबी फहरिस्त है। इन सबको साथ लेकर के उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया और उसके बाद 28/12/2013 को ये पहली बार मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार 14 फरवरी 2014 तक चली। इस बीच इन्होंने 2013 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार, शीला दीक्षित के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके चलते बीजेपी को 32 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को महज 8 सीट मिली। बावजूद इसके कांग्रेस के साथ गठबंधन करके केजरीवाल ने सरकार बनाई और वो गठबंधन 49 दिन में ही टूट गया। उन्होंने जन लोकपाल बिल न पास करा पाने, न ले आ पाने का हवाला दिया और चले गए चुनाव के मैदान में। मैंने पहली बार 2014 में इन्होंने इस्तीफा दिया था, अब दूसरी बार 10 साल के बाद 15 सितंबर 2024 को इन्होंने इस्तीफा दिया। इस बीच 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। बतौर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने कक्ष में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाते हैं, लेकिन प्रमुख अंबेडकरवादी राजेंद्र पाल गौतम को ये अपने मंत्रिमंडल से हटा देते हैं। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक कार्यक्रम के दौरान गौतम साहब ने अंबेडकर की कुछ जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उनका उल्लेख किया था। अब वो क्या प्रतिज्ञाएं हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा, न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालु रहूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा।
मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और अपने दैनिक जीवन में दयालु रहने का अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूं। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो प्रतिज्ञा है जिसे उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए ली थी। ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं। इन्हीं प्रतिज्ञाओं का उल्लेख राजेंद्र पाल गौतम ने किया था, जिसके बाद एक बड़ा हंगामा मचा। हंगामा कहां से मचा? इसका विरोध सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और ये मांग की कि उन्हें गौतम को आम आदमी पार्टी से मंत्रिमंडल से हटाया जाए। और तत्काल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। इन बातों का जिक्र राजेंद्र पाल गौतम ने अभी हाल ही में, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहा था, और इन सब चीजों को लेकर के ही कहा था। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का स्लोगन उन्हें भा गया, और इतना भा गया कि वो कांग्रेस के सिवा और कहीं जाने का मन बना ही नहीं सके। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की जो नीतियां हैं, खास तौर पर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उन नीतियों को पर अमल करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं कांग्रेस में आया हूं। खैर, ये राजेंद्र पाल गौतम की बात है। आपको मैंने बताया कि ये बड़े बड़े लोगों के जुटान के बाद एक नई राजनीति करने के लिए भारत में एक नई पार्टी बना करके आए थे कि इनकी कार्यशैली बाकी दलों से एकदम भिन्न होगी। हालांकि इनके गुरु अन्ना हजारे ये नहीं चाहते थे कि आंदोलन के बाद सीधे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कोई पार्टी का गठन करें और वो राजनीति में जाएं। बावजूद इसके उन्होंने ऐसा किया। इसमें बहुत सारे लोगों ने इनका साथ दिया, जैसा कि मैंने बताया कि वो चाहे योगेंद्र यादव जी हों, प्रशांत भूषण जी हों, या प्रोफेसर आनंद कुमार हों, कुमार विश्वास हों, लेकिन एक एक करके सारे लोग या तो इनसे अलग हो गए या उन्हें पार्टी छोड़ करके जाने के लिए विवश कर दिया गया, और सब ने एक एक करके धीरे 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 इनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी खास बात यह है अरविंद केजरीवाल के बीच कि अगर एक व्यक्ति के रूप में उनका आकलन करें तो वो आत्मकेंद्रित व्यक्ति दिखाई देंगे आपको। उन्हें किसी के ऊपर कोई भरोसा, रंच मात्र भी भरोसा नहीं। आज वो कह रहे हैं कि तमाम लोगों को कि ये चर्चाएं जो चल रही हैं कि इसमें आतिशी मुख्यमंत्री हो सकती हैं, तमाम सारे नाम लिए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो सरप्राइज करने वाला निर्णय भी दे सकते हैं। तो ये क्या सरप्राइज करने वाला नाम कहीं सुनीता केजरीवाल तो नहीं हो सकता है?
अरविंद केजरीवाल की जेल में रहते हुए उनकी कमान संभालने का काम काफी हद तक उन्होंने किया भी। लेकिन अब आपको बतावें कि 2013 से लेकर के और 2024 तक के बीच में आपने वो दौर भी देखा होगा जब सीएए, एनआरसी, दिल्ली दंगा, इन सब मामलों पर पूरा देश उबल रहा था। तब अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? किसान आंदोलन जो पंजाब हरियाणा से उठा दिल्ली तक आया, क्या भूमिका रही अरविंद केजरीवाल की? इस पर भी गौर करना होगा। बेसिकली अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच, आरएसएस और अरविंद केजरीवाल के बीच काफी नजदीकियां भी दिखाई देती हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का नारा भी देते हैं और मुफ्त में बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा भी कराते हैं। जब जब जेल से निकलते हैं, चाहे अब की बार या इसके पिछले बार, लोकसभा चुनाव से पहले या हरियाणा चुनाव से पहले, जब भी जमानत पर आए सबसे पहले ये हनुमान मंदिर गए। आरएसएस या बीजेपी की तरफ से जब भी ऐसा कोई आंदोलन किया जाता है, कोई अपील की जाती है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दिया जलाइए, टार्च जलाइए, उसमें भी ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका भी समर्थन करते हैं। इनकी वैचारिकी क्या है शायद किसी को नहीं पता, कोई विचारधारा नहीं, और अपने आप को महान क्रांतिकारी बताने से भी नहीं चूकते हैं। सरदार भगत सिंह जो 23 साल कुछ महीने के अपने अल्प आयु के बीच फांसी के फंदे पर झूल गए, उन भगत सिंह को लेकर के, उनकी किताब को लेकर के आप उनसे अपनी तुलना करते हैं। कहां भगत सिंह, कहां अरविंद केजरीवाल? दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के बीच में कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। बावजूद इसके वो बड़े क्रांतिकारी हैं। आपको मैंने एक चीज बताई कि पहली बार जब इन्होंने सरकार बनाई थी 2013 में, उन गठबंधन करके, तब 49 दिन वो सरकार बनी चली। आज ये फिर इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उस इंडिया गठबंधन के साथ जिसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर रहे हैं। और वो राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं और उनसे बातचीत, जो सवाल जवाब होता है, चाहे वो छात्रों के बीच हो, चाहे वो भारतीय मूल के नागरिकों के बीच हो, या नेशनल प्रेस को वो संबोधित करते हो, तो वो अरविंद केजरीवाल के रूप में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, ये राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारा एक मुख्यमंत्री जेल में है। वो आम आदमी पार्टी की बात नहीं करते हैं। हमारा मतलब इंडिया गठबंधन का, और इंडिया गठबंधन जब बना लोकसभा चुनाव को लेकर के, उस दौरान भी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे कह दिया कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ? मैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं।
लेकिन अपने आप को ईमानदार साबित करना और ये इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है। हर बार में, हर बात में ये अपने आप को ईमानदार और बाकी पूरी दुनिया को बेईमान साबित करने में लगे रहते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं। मैं अभी जिक्र कर रहा था गठबंधन का, 49 दिन में वो टूट गया। इंडिया गठबंधन बना, बनते ही आपने कह दिया कि पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अब की बार जब विधानसभा का चुनाव आया हरियाणा में, तो आपने सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, 90 के 90। ये जानते हुए कि हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं है। चार सीमित संख्या में 4, 5, 6 सीटें कांग्रेस इनको दे भी रही थी, लेकिन इनको सभी सीटों पर चुनाव लड़ना था। गठबंधन टूट गया। कांग्रेस तो हरियाणा में एक सीट दे रही थी समाजवादी पार्टी को, लेकिन अखिलेश ने उसे भी लेने से इनकार किया और सीधे सीधे कहा कि हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है, गठबंधन महत्वपूर्ण है जो बीजेपी को हरा सके। इतना बड़ा दिल भी आपके साथ पास नहीं था। और आज की तारीख में आप अगर बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा ही नहीं, दिल्ली के लिए भी अगर वाटरलू साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर हरियाणा और दिल्ली का भूगोल देखें, उसका नक्शा देखें, पानीपत, गुड़गांव, रोहतक, ये सब ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र हैं जिनका असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ना तय है। आपको ये वन मैन शो करने वाले आदमी हैं। पूरी तरह से इनको छोटा तानाशाह भी कहा जा सकता है। गठबंधन के प्रति ये कभी वफादार नहीं रहे, हमेशा आत्मतुष्टि में ही लगे रहे। दिल्ली में अब की बार आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, सभी की सभी 7 सीटें बीजेपी जीत करके गई और कांग्रेस का वोट परसेंटेज नीचे आ गया। लिहाजा कांग्रेस को भी यह सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस को पहले से ही ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। हरियाणा में इन्होंने बहुत सारा नाटक किया, लेकिन अब बारी कांग्रेस की है। हालांकि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बराबर सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके लड़ने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने अमेरिका जाने से पूर्व स्थानीय लोगों को यह कह दिया था कि आप लोग अपने स्तर से स्थानीय स्तर पर क्या गुणागणित है उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी से गठबंधन करें, उसका प्रयास करें। कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व का आदेश, हालांकि उन्होंने कोई आदेश निर्देश नहीं दिया था, बावजूद इसके उसे आदेश मान करके कांग्रेस की तरफ से ये पहल हुई, बातचीत चल रही थी। इस बीच में उसे तोड़ करके आगे बढ़ा गया।
अब आज न प्रशांत भूषण इनके साथ हैं, न योगेंद्र यादव इनके साथ हैं। इन लोगों को न केवल बाहर का रास्ता दिखाया गया, बल्कि इन्हें बेइज्जत करके बाहर किया गया। आज ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सबसे बड़े जातिवादी भी यही है। जीतने के लिए वो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की टाइटल तक बदल सकते हैं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में इन्होंने ऐसा किया भी है। इस बाबत आतिशी जी से पूछा जा सकता है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बात करें तो मैं ये केवल सेकुलरिज्म का मुखौटा पहन करके बीजेपी के विरोध का स्वांग रच करके इंडिया गठबंधन में आए थे। इंडिया गठबंधन में ही आए थे कि इनका व्यक्तिगत तौर पर लाभ होगा, जो नहीं हुआ। और अब ये फिर से एकला चलो के रास्ते पर चले हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया है और अब क्या कुछ होता है ये भविष्य में दिल्ली की सरकार को लेकर के, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हरियाणा विधानसभा चुनाव इनके लिए दिल्ली के लिए, जिसके चुनाव फरवरी में होने हैं अगले साल, और ये मांग कर रहे हैं कि नवंबर में ही करा दिया जाए महाराष्ट्र के साथ। ऐसा होने भी नहीं जा रहा है, चाहे वो नवंबर में हो चाहे वो फरवरी में हो। मुझे नहीं लगता है कि ये चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे। आप सब देखिए नज़ारा। इस पर हम फिर मिलेंगे आपसे बातचीत करने के लिए, और तब तक हम लोग भी नजरें गड़ाए रहें अरविंद केजरीवाल पर, उनकी राजनीति पर, उनके भविष्य पर। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी इस अपील के साथ कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।